नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं बहुत से करंट अफेयर्स, नवीनतम करंट अफेयर्स के बारे में जानकारियाँ। चलिए बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय बांस मिशन का इन्होंने लोगो लॉन्च किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। सैनिटाइजेशन ऑन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में शुरू किया गया? तो लखनऊ में इसे शुरुआत किया गया है। किस रेटिंग एजेंसी के अनुमान लगाया है कि भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 10.5% संकुचित होगी? तो फिंच रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया हुआ है। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो यह नाम रखा गया है VI। भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो यह है अमेरिका और इजराइल। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है अनिल जैन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन करके बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया था? तो इसे सही उत्तर है 2017 में इसे बांस की श्रेणियों पर हटा दिया गया था। दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका टेलीकास्ट आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स के नवीनतम प्रश्नों का संग्रह। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पशुपालन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है ई गोपाल ऐप। जानते हैं इसके विषय में। प्रधानमंत्री ई गोपाल ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटका। कर्नाटक में इस तरीके की शुरुआत की गई है। एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनाव मुक्त परिवहन प्रदान किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड में हाल ही में टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म प्राप्त किया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। नागालैंड को अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिला है, नागा टेली हेल्थ। इसका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर नागा टेली हेल्थ इसका नाम है। इस मंच के माध्यम से नागरिक सामान्य और विशेष टेली परामर्श प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों से सीधे जुड़ सकते हैं। यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। यह मंच नागालैंड के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे। सेवा को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नागा टेली हेल्थ नागालैंड सरकार की एक पहल है जिसमें USAID निष्ठा जीपेक का समर्थन है। इसका उद्देश्य नागालैंड में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं नागालैंड के बारे में। तो यह एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, म्यांमार से घिरा हुआ है। यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी कोहिमा है। इसके राज्यपाल RN रवि है। इसके मुख्यमंत्री निफू रियो है तथा यहाँ पर एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन निम्नलिखित में से किसके बीच चलेगी? तो इसका सही उत्तर होगा यह चलेगी अनंतपुर से दिल्ली के बीच में। आइए बताते हैं इसके बारे में। अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाई। 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच इस तरीके की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद यह भारत की दूसरी ट्रेन है। आपको यहाँ पर इस फैक्ट को जरूर याद रखना है कि 7 अगस्त को हमने ही अपने करंट अफेयर्स में बताया था कि महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच इस तरीके की पहली ट्रेन चलाई गई है। और दूसरी ट्रेन अब ये हो गई जो अनंतपुर से लेकर के नई दिल्ली तक चलाई जाएगी, जो आंध्र प्रदेश और नई दिल्ली के बीच चलेगी। टमाटर, नारियल, पपीता और मिर्च के उत्पादन के मामलों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां दक्षिण भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य भी है। इस तरह की पहल से किसानों को लाभ मिलेगा। किसान रेल योजना की घोषणा बजट 2020-21 के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादों, विशेषकर फल और सब्जियों के त्वरित परिवहन को सुविधाजनक बनाना और किसानों की आय को दोगुना करना इसका उद्देश्य था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राफेल विमान के पहले बैच को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल कर लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अंबाला में इसे शामिल कर लिया गया है। राफेल विमान के पहले बैच को औपचारिक रूप से अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। विमान अब 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा है। पहले 5 राफेल विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए थे और अंबाला में वायु स्टेशन पर तैनात थे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय बैठक भी की। 2017 के बाद से फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। आइए बताते हैं राफेल के बारे में। जैसा कि हमने जब आपको राफेल प्राप्त हुआ था उस दौरान भी राफेल के बारे में बताया था, आज हम इसका रिवीजन करते हैं। यह एक जुड़वा इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह 150 किलोमीटर दूर तक हवा से हवा में मार करने वाले लक्ष्य पर वार करने की क्षमता रखता है। इसे फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्लस ODF++ से प्रमाणित किया गया? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ में हाल ही में यह प्रमाणन प्राप्त किया है, जो कि है ODF++। जानते हैं इसके विषय में। चंडीगढ़ को दुर्गा शंकर मिश्र आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा खुले में शौच मुक्त ODF++ प्रमाणित किया गया है। आइए जानते हैं इसके मापदंडों के बारे में। तो इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार और प्रबंधन शामिल है और मल का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान किया जाता है। किसी भी प्रकार के अनुपचारित मल, कीचड़, सेप्टेज और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों में नालों में नहीं होनी चाहिए। इसके अन्य विशेषताओं में हरियाणा के सभी शहरों तथा स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त ODF प्रमाणित या सत्यापित किया गया है। पंजाब के सभी शहरों को ODF प्रमाणित और सत्यापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरमीत सिंह कौर बादल ने हाल ही में यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है बाराबांकी में। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरमीत सिंह कौर बादल और एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इसका लाभ क्षेत्र के 5,000 किसानों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता है और कृषि का कच्चे माल के आधार और कृषि जलवायु विशेषताओं की इसकी विविध टोकरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास के लिए आवश्यक मंच प्रदान करती है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि में प्रमुख चुनौतियों जैसे फसल के बाद के नुकसान, किसानों की कमाई और विपणन विकल्पों की कमी आदि पर काबू पाने में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के, याद रखना है आपको, ग्रीन के टॉप टू टोटल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में इस तरीके की योजना से कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों और सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप टू टोटल योजना का विस्तार किया है। आप सभी को यहाँ पर टॉप टू टोटल के विशेष बिंदुओं को जरूर पढ़ना चाहिए। महत्व इसका आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। तो फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग करना, संकट की बिक्री से बचाना और मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत परिवहन लागत को 50% भाग का वहन करेगा। आइए जानते हैं अधिसूचित फल और सब्जियों के बारे में, जिनमें सेब, बादाम, नाशपाती, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, किनवा, ओकरा, संतरा और नींबू है। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में जानते हैं। तो बजट 2018-19 में ऑपरेशन फ्लड की घोषणा की गई थी। किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि रसद और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ये है सर डेविड एटनबरो को हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर डेविड एटनबरो ने 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं डेविड एटनबरो के बारे में। तो यह अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार है। यह BBC के नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर लिखने और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आइए आपको बताते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेशों को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक प्रयासों को पहचानने के लिए व्यक्ति संगठनों को प्रस्तुत किया जाता है।
इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए के मौद्रिक पुरस्कार शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, उन्हें नॉमिनेट किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए। जानते हैं इनके विषय में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइबिंग गैजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया है। बता दें कि ट्राइंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इस पुरस्कार के विषय में, तो आप इस पुरस्कार के विषय में जरूर जानकारियां प्राप्त कर लें। नोबेल शांति पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उस संगठन में से नहीं है जिन्होंने हाल ही में भारत में बाल मृत्यु दर की गिरावट दिखाने वाली रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ने इस तरीके की रिपोर्ट जारी नहीं की है। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए नए कानूनी दर अनुमानों के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। भारत में बाल मृत्यु दर 1990 में 126 से घटकर 2019 में 34 हो गई थी। 1990-2019 के बीच भारत में बाल मृत्यु दर के प्रतिवर्ष 4.5 की गिरावट देखी गई है। भारत में शिशु मृत्यु दर 1990 में 89 से घटकर 2019 में 28 हो गई है। बाल मृत्यु दर प्रतिवर्ष 1000 जीवित बच्चों के जन्म में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। आइए जानते हैं शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने हर साल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो यह है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया पहला त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित किया गया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। बातचीत मुख्य रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी तथा तीनों देशों ने हर साल बातचीत करने का फैसला भी लिया है। तीनों पक्षों में त्रिपक्षीय क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग और संभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा, जिसमें आसियान, इंडियन एसोसिएशन, रिम एसोसिएशन, IORA और हिंद महासागर आयोग जैसे संगठन शामिल हैं। फ्रांस एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है तथा यह UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। ओशियाई में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है तथा इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है तथा इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया चतुर्भुज वार्ता या क्वाड के सदस्यों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी किए गए EASE 2.0 इंडेक्स के अनुसार PSB के कुल EASE सूचकांक स्कोर में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 37% सूचकांक में स्कोर में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं शुरू की है तथा EASE 2.0 इंडेक्स परिणाम जारी किए हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए चयनित सेवा प्रदाता पूरे भारत में 100 केंद्रों पर डोर स्टेप बैंकिंग एजेंटों का उपयोग करेंगे। वर्तमान में केवल गैर वित्तीय सेवाएं जैसे चेकबुक की डिलीवरी, ग्राहकों की डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किए जाते हैं तथा अक्टूबर 2020 से वित्तीय सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। मार्च 2019-20 और मार्च 2020 के बीच PSBs का समग्र EASE सूचकांक स्कोर 37% बढ़ गया है और औसत EASE सूचकांक स्कोर 100 में से 49.2 से 67.4 तक सुधरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहां पर खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मॉन्ट्रियल में इसे खोला गया है। जानते हैं इसके विषय में। मॉन्ट्रियल कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। यह लूफाफॉर्म द्वारा एक वेयरहाउस की छत पर स्थापित किया गया था तथा यह कंपनी द्वारा स्थापित चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे खोला गया है। 1500 वर्ग मीटर की क्षेत्र को कवर क्षमता वाला ग्रीन हाउस 10,000 परिवारों को खिलाने के लिए भोजन विकसित कर सकता है तथा टमाटर और बैंगन उगाए जाते हैं। आइए जानते हैं कनाडा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चारों ओर से यूनाइटेड स्टेट से घिरा हुआ है। साथ ही इसका एक पड़ोसी ग्रीनलैंड है और यहाँ पर आप आइसलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप ओटावा की लोकेशन देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को जानना होगा कि यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का और अलास्का जो कि यूनाइटेड
स्टेट्स का पार्ट है वो भी यहाँ पर अलास्का कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। विक्टोरिया आइसलैंड के बारे में जानना चाहिए, बफिन आइसलैंड, लैब्राडोर सी, हडसन बे के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। जानते हैं इसके विषय में। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने के नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनावों में से 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरुना ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। हालांकि देश में गौमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसने वर्ल्ड सोलर जी टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी मेजबानी की है ISA ने, जो है इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित और सस्ती होती है और सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा होती है, क्योंकि यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। पहली वर्ल्ड सोलर समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया तथा इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह की प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा को अधिक कुशलता से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लीडर उपेंद्र त्रिपाठी है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किसके सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सिम बैंक के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 8 सितंबर 2020 को ISA द्वारा आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ISA सदस्य देशों में एक्सिम बैंक द्वारा इंडिया के सहयोग से बैंक बिल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी के बारे में। तो इनका प्रयोग बैंक बिल निवेश तैयार परियोजनाओं के लिए विकास के साधन के रूप में किया जाता है। एक PPF परियोजना मालिकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आइए जानते हैं एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह एक वित्तीय संस्थान है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी तथा यह भारत के विदेशी व्यापार के वित्तपोषण सुविधा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर RF नरीमन को कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। केंद्रीय प्राधिकरण की न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति नरीमन को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पिछले साल नवंबर में यह पदभार संभाला था। SC-LAC का गठन कानूनी सेवाओं के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ये बैंक है DBS। जानते हैं DBS के बारे में। तो DBS की स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके चेयरमैन पीटर सेह है तथा इसके CEO पीयूष गुप्ता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।